हाय फ्रेंड्स। एनआईएसएम सीरीज 6 डिपॉजिटरी ऑपरेशंस के एफएक्यू सीरीज के अंदर हम चैप्टर लाए हैं सेकंड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसलिए इसको आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। और अगर आपको ये पसंद आई हो तो आप डेफिनेटली सब्सक्राइब करना इस चैनल को मत बिल्कुल भूलिएगा। तो लीजिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर सेकंड अकाउंट ओपनिंग से। हाउ कैन वन ओपन एन अकाउंट। तो जब यहाँ अकाउंट की बात करें तो डीमेट अकाउंट की बात करें, जिसको हम बेनिफिशियल ओनर अकाउंट भी बोलते थे। फर्स्ट एन इन्वेस्टर हैज टू अप्रोच ए डीपी। तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट हुआ, तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एक एजेंट हुआ डिपॉजिटरी का, एनएसडीएल का और सीडीएसएल का। जैसे जीरोधा हो गया, आईसीआईसीआई डायरेक्ट, एचडीएफसी सिक्योरिटीज, शेयर इंडिया सिक्योरिटीज, ये सारे ब्रोकर्स हो गए। इनको हम बोलते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। हमें किसी इसको अप्रोच करना पड़ेगा और एक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। द अकाउंट ओपनिंग फॉर्म मस्ट बी सपोर्टेड बाई कॉपीज ऑफ एनी ऑफ द अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट। तो सेबी ने आइडेंटिटी प्रूफ के लिए और एड्रेस प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट लिस्ट दी हुई है, वो सारे जब भी अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होगा उसके सारे सपोर्ट किया जाएगा। तो हमें सारे अकाउंट ओपनिंग डॉक्यूमेंट चाहिए जो कि सेबी के थ्रू प्रोवाइडेड है। अपार्ट फ्रॉम दीज डॉक्यूमेंट्स एज एन आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ, पैन कार्ड जो है ओरिजिनल वो भी मैंडेटरी है एट द टाइम ऑफ अकाउंट ओपनिंग फ्रॉम अप्रैल 1 2006। एंड ऑल द अप्लीकेंट, जितने भी अप्लीकेंट जो डीमेट अकाउंट खोल रहे हैं, they should also carry their original documents for verification by an authorized official of DP। तो जो डीपी का ऑथराइज्ड ऑफिशियल या जो एम्प्लॉइज होंगे उनके अंडर सिग्नेचर्स, उनकी उनकी प्रेजेंस के अंदर वो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे और तभी वो अकाउंट खुलेगा। तो हमें क्या देना है, आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ एंड पैन कार्ड। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है लिस्ट क्या क्या डॉक्यूमेंट चलेगा वो सेबी के द्वारा प्रोवाइडेड है। तो हम सारे उसी जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है उसी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट में डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए हमें पैन कार्ड, आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ की रिक्वायरमेंट होती है। देन इन्वेस्टर हैज टू साइन एन एग्रीमेंट विद द डीपी। तो जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट हुआ उसके उसको हमें एक इन्वेस्टर्स के साथ में एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा, जो कि एक डिपॉजिटरी प्रेस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड फॉर्मेट होगा। तो हमने डिस्कस किया था कि दो ही डिपॉजिटरी हैं जहां पे सारी सिक्योरिटीज की कस्टडी होती है, एनएसडीएल एंड सीडीएसएल। उनका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है एग्रीमेंट का, which gives the detail of right and duties of investors and DP। तो एक जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसमें क्या है, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ डीपी की जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है जिनके साथ हम डीमेट अकाउंट खोल रहे हैं, उनके क्या राइट्स एंड ड्यूटीज है और इन्वेस्टर्स का क्या राइट एंड ड्यूटीज है, वो एग्रीमेंट साइन करना होता है। शुड प्रोवाइड द इन्वेस्टर्स, और एक इसकी कॉपी इन्वेस्टर्स को दी जाती है, और जब उसका साइन हो जाता है उस एग्रीमेंट के ऊपर तो उसकी एक्नॉलेजमेंट ले ली जाती है, वो डीपी की कस्टडी में रहती है कि जो इन्वेस्टर है जिसने डीमेट अकाउंट खोला है, जो बेनिफिशियल ओनर अकाउंट है, उसने सारा अपना राइट्स एंड ड्यूटीज डीपी के साथ में पढ़ लिया है और उसको अबाइड करेगा। द डीपी विल ओपन द अकाउंट इन द सिस्टम। जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, जो ब्रोकर है, वो उसको सिस्टम में अकाउंट को ओपन कर देगा और उसको यूनिक अकाउंट नंबर देगा विच इज कॉल्ड बीओआईडी। बीओ इज बेनिफिशियल ओनर। तो जो भी डीमेट अकाउंट खोलेगा उसको बोलेंगे बेनिफिशियल ओनर अकाउंट। तो मान लीजिए मैंने अपना अकाउंट खोला, तो जो मैं हो गया उसका बेनिफिशियल ओनर हो गया, जो मेरा अकाउंट हुआ बेनिफिशियल ओनर अकाउंट हो गया। तो उसके साथ एक बीओ आईडी मिलेगी, बेनिफिशियल ओनर आइडेंटिफिकेशन नंबर। वो सारा अकाउंट नंबर जो होगा वो मेरी सारी फ्यूचर ट्रांजेक्शन के लिए वही यूज किया जाएगा। डायग्राम से समझते हैं, देखिए। सेलेक्ट डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, तो मैंने कोई भी अपना एजेंट, ब्रोकर, जो भी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है उसको चूज किया। मान लीजिए मैंने आईसीआईसीआई को चूज किया। उसके बाद मैंने अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फिल किया, फिर वो मैंने अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फिल को वेरिफिकेशन के लिए सबमिट कर दिया। उन सारे फॉर्म को सबमिट करने के बाद वो सब स्टैंडर्ड एग्रीमेंट एग्जीक्यूट हुआ डीपी के साथ में, सारे डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन हुआ। उसके बाद अकाउंट नंबर जनरेट हो गया एंड आईडी जनरेटेड। ये तो ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस होता है टू ओपन ए डीमेट अकाउंट। अभी आज की डेट में आपने देखा होगा बहुत रिसेंट चेंजेस हुए हैं कि आपको कोई अगर फिजिकल अकाउंट ओपन नहीं करना है तब भी आप ऐसे काफी सर्विस प्रोवाइडर हैं जो आपको डिजिटली ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। तो डिजिटली आपको अपना पैन कार्ड अपलोड करना पड़ेगा, डिजिटली आपके साथ आधार कार्ड के साथ सारी इंफॉर्मेशन फैच हो जाएगी, जिसमें आपकी आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ हो गया, आपका सिग्नेचर आपको सेल कॉपी करके आपको लिख के आप उनको स्क्रीन पर पब्लिश करना है, वो आपका सिग्नेचर हो गया। आपकी फोटो के लिए दे विल कैप्चर लाइव फोटोग्राफ। तो अब आज की डेट में अगर आपको ये फिजिकल अकाउंट ओपनिंग भी नहीं करना है तो बहुत सारे ऐसे सर्विस प्रोवाइडर हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, जो कि सारा प्रोसेस डिजिटली कर सकते हैं और आप अपने घर पर बैठ के ही अपना ये डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जैसे जीरोधा हो गया, ग्रो हो गया, ऐसे काफी सर्विस प्रोवाइडर हैं जो जिनके साथ आप ये ऑनलाइन ही अभी डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो ये आपको भी
फॉर्मेलिटीज करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। बट एग्जैक्टली ये सारा प्रोसेस ऑनलाइन कंप्लीट होता है फॉर योर आइडेंटिफिकेशन। तो आपका आधार कार्ड से आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पैन कार्ड, आपके सिग्नेचर, ओटीपी वेरिफिकेशंस, आपकी लाइव फोटोग्राफ, योर वीडियो केवाईसीज एंड ऑल। तो इसके थ्रू भी आप डिजिटली अभी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। कैन ए डीमेट अकाउंट बी ओपन डायरेक्टली विद द डिपॉजिटरी? तो देखिए डिपॉजिटरी इंडिया में दो हुआ, एनएसडीएल एंड सीडीएसएल। उनके साथ डायरेक्टली कोई भी डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया जा सकता। जो भी डीमेट अकाउंट ओपन किया जाएगा वो सिर्फ इनके एजेंट होते हैं, इनके एजेंट को बोलते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, जो हमने डिस्कस किया, जीरोधा, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी एंड सो ऑन। उनके थ्रू अकाउंट ओपन होगा। तो हम कोई भी डायरेक्ट डीमेट अकाउंट डिपॉजिटरी के साथ ओपन नहीं कर सकते। Demat account cannot be opened directly with depository. It has to be opened only through a DP of the depository. तो जितने भी जो दो डिपॉजिटरी हैं, एनएसडीएल और सीडीएसएल, उनकी उनके साथ में डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होंगे। जैसे एग्जांपल है मोतीलाल ओसवाल, जीरोधा एटसेट्रा। उन्हीं के थ्रू में अकाउंट खोलना पड़ेगा। कैन ए डीमेट अकाउंट बी ओपन इन द नेम ऑफ ज्वाइंट होल्डर? तो अगर देखिए मान लीजिए कोई हस्बैंड वाइफ है, फादर सन है, अगर कोई ज्वाइंट अकाउंट ओपन करना है तो क्या ओपन किया जा सकता है? यस, डीमेट अकाउंट कैन बी ओपन इन सिंगल नेम और ज्वाइंट होल्डर्स नेम। बट यहाँ पे देखिए क्या है, देयर कैन बी मैक्सिमम 3 अकाउंट होल्डर। तो जो भी डिपॉजिटरी के साथ या सेबी ने जो एडवाइजरी की हुई है, उसमें सिर्फ मैक्सिमम 3 अकाउंट होल्डर हो सकते हैं, जिसमें एक मेन अकाउंट होल्डर होगा और 2 ज्वाइंट होल्डर हो सकते हैं। तो किसी भी डीमेट में अकाउंट में मैक्सिमम जो ज्वाइंट होल्डर हो सकते हैं वो 3 हो सकते हैं। कैन ए डीमेट अकाउंट बी ओपन इन द नेम ऑफ ट्रस्ट? तो जो एक ट्रस्ट है, क्या वो डीमेट अकाउंट ओपन कर सकता है? इसका आंसर है यस, ए डीमेट अकाउंट कैन बी ओपन इन द नेम ऑफ ट्रस्ट। अगर कोई भी ट्रस्ट रजिस्टर्ड है अंडर पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1860 या सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट या बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट या पब्लिक ट्रस्ट एक्ट इन फोर्स इन द स्टेट, या स्टेट में कोई भी पब्लिक ट्रस्ट एक्ट है, या उन चारों पांचों में किसी के अंदर भी अगर ट्रस्ट है जो रजिस्टर्ड है, तो जो ट्रस्ट है वो एक डीमेट अकाउंट ओपन कर सकता है। इफ द ट्रस्ट इज प्राइवेट और अनरजिस्टर्ड ट्रस्ट, अगर जो ट्रस्ट है वो प्राइवेट है और अनरजिस्टर्ड है, देन ए डीमेट अकाउंट शैल बी ओपन इन द नेम ऑफ ट्रस्टीज। तो जो अकाउंट होगा डीमेट अकाउंट, वो ट्रस्टीज के नाम पर होगा एज एन इंडिविजुअल अकाउंट। इफ द ट्रस्ट हैज मोर देन 3 ट्रस्टीज, अगर कोई भी ट्रस्ट है उसमें मोर देन 3 ट्रस्टीज हैं, देन दे विल हैव टू डिसाइड इन हुज नेम द डीमेट अकाउंट विल बी ओपनड। तो फिर ये डिसाइड करना पड़ेगा कि किसके नाम पे वो डीमेट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि आपको भी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि किसी भी डीमेट अकाउंट में सिर्फ 3 ही अकाउंट होल्डर हो सकते हैं। तो अगर ट्रस्ट में अगर ट्रस्टीज 3 से ज्यादा हैं, तो अगर उनके नाम पे ओपन करना है तो वो ट्रस्ट को डिसाइड करना पड़ेगा कि इन हुज नेम द डीमेट अकाउंट टू बी ओपन। कैन ए डीमेट अकाउंट बी ओपन इन द नेम ऑफ एचयूएफ? तो एचयूएफ आपको सबको पता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो बैंक अकाउंट भी ओपन होते हैं एचयूएफ के नाम पे। वैसे ही आप एचयूएफ के नाम पे डीमेट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। HUF can open a demat and trading account as a registered entity and would also be need to hold securities after purchasing them. तो जो भी HUF है आप उसका डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, आप उसमें सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग कर सकते हैं, शेयर्स, डिवेंचर्स एंड ऑल। और उन सिक्योरिटीज को आप उस फॉर्मेट में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में डीमेट में HUF के अकाउंट में रख भी सकते हैं। डज ए नॉन रेजिडेंट इंडियन नीड एनी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया परमिशन टू ओपन एन अकाउंट? तो देखिए जो एनआरआई से अगर उसको डीमेट अकाउंट ओपन करना है तो क्या उसको आरबीआई की परमिशन की रिक्वायरमेंट है? तो देखिए इसमें कोई आरबीआई की परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। नो परमिशन इज रिक्वायर्ड फ्रॉम आरबीआई टू ओपन ए डीमेट अकाउंट। हाउएवर, credit and debit from demat account may require general or specific permission as the case may be from designated authorized dealers। तो देखिए एनआरआई को डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए कोई आरबीआई की रिक्वायरमेंट या आरबीआई की परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। बट अगर कोई स्क्रिप्ट या कोई सिक्योरिटीज में क्रेडिट्स और डेबिट होना है, तो उसके लिए केस टू केस बेसिस के ऊपर जो ऑथराइज डीलर है उसका रिक्वायरमेंट, परमिशन का रिक्वायरमेंट हो सकता है। जैसे काफी केसेस में होता है कि नॉन रेजिडेंट्स या जो रेजिडेंट्स नहीं है वो कितनी होल्डिंग कंपनीज में रख सकते हैं। अगर वो कोई लिमिट बियॉन्ड चली गई है या वो लिमिट उस स्क्रिप्ट में, उस सिक्योरिटीज के अंदर ब्रीच हो गई है, तो फिर वहां पर वो अपनी होल्डिंग नहीं ले सकते। तो इसलिए केस टू केस ट्रांजेक्शन के बेसिस के ऊपर, क्रेडिट और डेबिट में कहीं केस टू केस बेसिस पे कोई परमिशन की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है बाय एंड सेल के टाइम।
नॉन रेजिडेंट इंडियंस आर एलिजिबल टू परचेज शेयर्स एंड कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशूड बाय इंडियन कंपनीज अंडर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम। तो देखिए जो भी एनआरआईज ट्रेडिंग करते हैं या शेयर्स को एक्वायर करते हैं वो पीआईएस के थ्रू करते हैं, दैट इज कॉल्ड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम। तो इसका मतलब हुआ कि जो भी नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं आर एलिजिबल टू परचेज शेयर एंड कन्वर्टेबल डिबेंचर, तो वो एलिजिबल होते हैं किसी भी शेयर को परचेज करने के लिए या कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के लिए जो कि इशूड बाय इंडियन कंपनीज हैं, बट अंडर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम पीआईएस। एनआरआई कैन अप्रोच द डेजिग्नेटेड ब्रांच ऑफ एनी एडी बैंक ऑथराइज्ड बाय आरबीआई। तो जो अगर एनआरआई को किसी को भी डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो वो कोई भी जो भी आरबीआई के द्वारा ऑथराइज्ड एडी बैंक है उनके पास जाके अपना पोर्टफोलियो पीआईएस अकाउंट खोल सकता है with the, for the permission to open NRO NRE account under the scheme of routing investment। तो वो एनआरई एनआरओ अकाउंट खोल सकते हैं और जो पीआईएस अकाउंट के थ्रू है तो ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम है जहाँ पे वो शेयर्स को या सिक्योरिटीज को ट्रेड करेंगे, बाय एंड सेल करेंगे, तो वो एनआरई और एनआरओ अकाउंट के थ्रू वो ट्रांजेक्शंस प्रोसेस होंगे, वो इन्वेस्टमेंट्स रूट होंगे। हाउ डज पीआईएस वर्क्स फॉर एनआरआईज? देखिए पीआईएस वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम वो कैसे काम करते हैं एनआरआईज के लिए। दे शुड ओपन एन एनआरई और एनआरओ अकाउंट इन अप्रूव्ड बैंक when they want to trade shares in the stock market. The account is mandatory for NRIs to process the transaction with the ease. Investors should link the account to NRI DMAT and NRI trading account. तो जो एनआरआई है वो क्या करेगा, अपना एक एनआरओ अकाउंट खोलेगा बैंक के साथ में, एनआरई अकाउंट खोलेगा। जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है उसके साथ वो अपना डीमैट अकाउंट खोलेगा और वो जो डीमैट अकाउंट खोलता है उसको हम बोलते हैं थ्रू दैट पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम पीआईएस। अब जब भी उस पीआईएस स्कीम के साथ में एनआरआई डीमैट अकाउंट और एनआरआई ट्रेडिंग अकाउंट, जब भी वो शेयर की ट्रेडिंग होगी एनआरआई अकाउंट में तो वो एनआरई और एनआरओ अकाउंट के थ्रू होगी, इसीलिए इस पूरी स्कीम को हम बोलते हैं पीआईएस, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम्स। तो अगर कोई शेयर्स को उसको बेचना है तो एनआरई और एनआरओ रेस्पेक्टिव अकाउंट्स में आ जाएंगे, और अगर उसको ऐसे ही अगर शेयर्स को बाय करना है तो एनआरई और एनआरओ अकाउंट का रेस्पेक्टिवली एज द केस में भी वो डेबिट हो जाएंगे और उसके शेयर्स परचेज हो जाएंगे थ्रू पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम। इज नॉमिनेशन कंपल्सरी फॉर ए डीमैट अकाउंट? देखिए सेबी हैज mandated that nomination should be recorded for a डीमैट अकाउंट held by individual। सेबी ने एक मैंडेट दिया कि नॉमिनेशन जो है डीमैट अकाउंट में रजिस्टर किया ही जाना चाहिए। इसके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है कि डेथ हो जाती है तो ट्रांसमिशन प्रोसेस करना बहुत इजी होता है। बट फिर भी सेबी ने कहा इफ नॉमिनेशन इज नॉट टू बी गिवन देन द अकाउंट होल्डर शुड गिव ए रिटन एंड साइंड डिक्लेरेशन टू द इफेक्ट। तो सेबी कहता है एडवाइजेबल है कि आप डीमैट अकाउंट के अंदर आप नॉमिनेशन दीजिए, आपके लिए बहुत इजी है, आपके लीगल हायर्स के लिए बहुत इजी है इन केस ऑफ एनी अनफॉर्चुनेट डेथ। बट फिर भी एक सेबी कहता है अगर फिर भी किसी भी रीजन से अगर आपको ये डिक्लेयर करना है कि आई डोंट वांट टू हैव एनी काइंड ऑफ नॉमिनेशन, तो वो आपको राइटिंग में देना पड़ता है अपने डीपी को कि आई डोंट वांट टू ऑप्ट फॉर द नॉमिनेशन, तो आपको डिक्लेरेशन देना पड़ता है साइन करके। तो आप इसमें हुआ कि एडिंग ए नॉमिनी टू डीमैट अकाउंट इज नॉट मैंडेटरी, मैंडेटरी नहीं है बट एडवाइजेबल है। बट अगर कोई आप मैंडेटेड नहीं है, आप डीमैट अकाउंट में नॉमिनी नहीं रख रहे हैं, तो आप ये क्लियरली राइटिंग में देना पड़ेगा दैट आई डोंट वांट टू कीप माय नॉमिनेशन इन माय डीमैट अकाउंट। कैन मल्टीपल अकाउंट्स बी ओपन बाय एन इन्वेस्टर? तो देखिए मैं इन्वेस्टर हूं, क्या मैं मल्टीपल अकाउंट ओपन कर सकता हूं? तो इसका आंसर है यस। एन इन्वेस्टर कैन ओपन मल्टीपल मोर देन वन अकाउंट इन द सेम नेम विद द सेम डीपी। तो मैं एक ही डीपी के पास डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स भी ओपन कर सकता हूं और मैं डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट डिफरेंट डिफरेंट डीपी के पास भी कर सकता हूं। तो लेट अस सपोज मेरा एक अकाउंट है आईसीआईसीआई के साथ में या एचडीएफसी के साथ या जीरोधा के साथ, तो मैं उसके साथ मल्टीपल अकाउंट भी ओपन कर सकता हूँ। और मैं मल्टीपल अकाउंट जीरोधा में भी एक अकाउंट रख सकता हूँ, एक एचडीएफसी में भी रख सकता हूँ, एक आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज में भी रख सकता हूँ। तो मेरे कितने भी डीमैट अकाउंट हो सकते हैं। बट फॉर ऑल अकाउंट्स, जितने भी अकाउंट ओपन होंगे, इन्वेस्टर्स हैज टू स्ट्रिक्टली comply विद द केवाईसी। तो मुझे अपना केवाईसी जरूर कंप्लीट करना होगा चाहे मेरे कितने भी अकाउंट हो, आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ एंड पैन नंबर एंड केवाईसी। The investor has to show original PAN card at the time of account opening डीमैट। बट ये मैंडेटरी है कि जब भी मैं कोई अकाउंट ओपनिंग करना है डीमैट में तो मुझे ओरिजिनल पैन कार्ड शो करना मैंडेटरी है। कैन एन इन्वेस्टर ओपन ए सिंगल अकाउंट फॉर सिक्योरिटीज owned in different ownership pattern such as securities owned individually and securities owned jointly with others? इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि अगर फिजिकल सिक्योरिटीज है तो कुछ सिक्योरिटीज तो मान लीजिए इंडिविजुअल नाम पर है, किसी के नाम पर, ए के नाम पर। कोई ऐसे फिजिकल सिक्योरिटीज है जो ए एंड बी के नाम पर है
कोई ऐसी फिजिकल सिक्योरिटीज है जो इसी के नाम पर है, तो कह रहे हैं क्या इन सभी सारी फिजिकल सिक्योरिटीज को डीमेट में कन्वर्ट करने के लिए क्या एक ही अकाउंट ओपन करना सफिशिएंट है? तो इसका आंसर है नो। डीमेट अकाउंट मस्ट बी ओपन इन द सेम ओनरशिप पैटर्न। तो फिजिकल शेयर जिस तरह के ओनरशिप पैटर्न में, उसी नाम से हमें डीमेट अकाउंट खोलने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल कुछ सिक्योरिटीज है ए के नाम पर, इंडिविजुअल ए के नाम पे, तो उसमें सिर्फ ए के नाम पे डीमेट अकाउंट खोलना पड़ेगा। मान लीजिए कुछ ऐसे सिक्योरिटीज है फिजिकल सिक्योरिटी जो ए एंड बी के नाम पर है, तो उनको अगर डीमेट में कन्वर्ट करना है तो हमें फिर उनके नाम पर ए एंड बी इस तरह से अकाउंट खोलना पड़ेगा। मान लीजिए कुछ सिक्योरिटीज है ए एंड सी के नाम पर, तो ए और सी की जो सिक्योरिटीज है उनको अगर डीमेट में कराना है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में कन्वर्ट कराना है, तो हमें एक नया डीमेट अकाउंट खोलना पड़ेगा इन द नेम ऑफ ए एंड सी। तो आप सिंगल अकाउंट नहीं खोल सकते, जैसे जैसे आपका ओनरशिप पैटर्न है फिजिकल सिक्योरिटीज में, वैसे ही आपको डीमेट अकाउंट खोलने होंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ वन सर्टिफिकेट इज एन इंडिविजुअल नेम एंड अदर सर्टिफिकेट इज ज्वाइंटली विद द समबडी, तो फिर इसमें अगर दो अकाउंट हो गए, एक इंडिविजुअल और एक ज्वाइंट, तो टू डिफरेंट अकाउंट्स विल हैव टू बी ओपन। What is required to be done if one has the physical certificate with the same combination of name, but the sequence of name is different? Some certificate with A is the first holder and B is the second holder, and other set of certificate with B as a first holder and A is the second holder. तो मान लीजिए मेरे पास इन्फोसिस के शेयर हैं, फिजिकल सर्टिफिकेट में वो नाम है ए एंड बी, ऐसे 100 शेयर हैं। मान लीजिए 100 ही शेयर इन्फोसिस के हैं जिसमें नाम है बी एंड ए, तो अब ये शेयर को अगर डीमेट कराना है तो आप कैसे कराएंगे, दैट क्वेश्चन ये है। तो अब इसमें क्या है कि इन दिस केस इन्वेस्टर में ओपन ओनली वन अकाउंट, इन्वेस्टर एक ही अकाउंट ओपन कर सकता है ए एंड बी के नाम पर। अब उनकी सीक्वेंस डिफरेंट है, ए एंड बी एंड ए। अब उस केस में हम क्या करेंगे, हम एक फॉर्म भरते हैं जिसको फॉर्म को हम बोलते हैं ट्रांसपोजिशन एंड एडिशनल फॉर्म। जब उनको हम डीमेट अकाउंट में कन्वर्ट कराएंगे फिजिकल सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में डीमेटेड सिक्योरिटीज में, जब हम फॉर्म भरेंगे डीमेटलाइजेशन रिक्वेस्ट का, साथ में ही हम एक ट्रांसपोजिशन फॉर्म भरेंगे। तो ट्रांसपोजिशन आप समझ गए, ट्रांसपोजिशन कम डीमेट फॉर्म विल हैव टू बी फिल्ड इन। तो ट्रांसपोजिशन क्या हुआ, इंटरचेंज ऑफ नेम। तो दिस वुड हेल्प यू टू अफेक्ट द चेंज इन द ऑर्डर ऑफ नेम एज वेल एज डीमेटलाइज द सिक्योरिटीज। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास सिक्योरिटीज है ए एंड बी के नाम पे, कुछ है बी एंड ए के नाम पे, तो हमने अकाउंट खोल लिया ए एंड बी के नाम पे। अब जो हमारी सिक्योरिटीज है जो बी एंड ए के नाम पे रिवर्स ऑर्डर में, तो उसके साथ में हम साथ में ट्रांसपोजिशन फॉर्म भर देंगे। ट्रांसपोजिशन फॉर्म का मतलब हुआ टू चेंज द सीक्वेंस ऑफ द नेम। तो जब ये साथ में फॉर्म भर देंगे, चेंज कर देंगे, तो हमारे पास वो एक ही अकाउंट में दोनों तरह की सिक्योरिटीज को कन्वर्ट करके डीमैट हो सकती है और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में आ सकती है। इसलिए इसको हम बोलते हैं ट्रांसपोजिशन फॉर्म। तो चैप्टर 2 में यहीं तक। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।